राधे राधे बच्चों, आप सभी का आज के इस लेक्चर में स्वागत है। आज हम जानेंगे जैव विविधता क्या है और हमारे लिए क्यों आवश्यक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम जैव विविधता क्या है। देखिए, यूनाइटेड नेशन के सीबीडी कन्वेंशन के अनुसार प्रजातियों के भीतर, प्रजातियों के बीच और पौधों, जानवरों, बैक्टीरिया व कवक समेत पारिस्थितिक तंत्र की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। तो यहाँ पर तीन चीजें सामने आ रही हैं। पहला है प्रजातियों के भीतर, दूसरा है प्रजातियों के बीच और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र। तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे प्रजाति किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो बार प्रजाति शब्द आया है। तो प्रजाति का मतलब जीवों के ऐसे समूह से है, ग्रुप से है, जो आपस में प्रजनन करके उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं। यहाँ पर उपजाऊ संतान का मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी संतान जो कि आगे नई वंश वृद्धि कर सके, ठीक है, जो फर्टाइल है, जो नपुंसक नहीं है, ठीक है। ऐसे सदस्य आपस में जीन का आदान प्रदान कर सकते हैं। अब जीन क्या होते हैं? जीन बेसिकली जो हमारे शरीर में डीएनए होता है, ठीक है ना, गुणसूत्र जिसे कहते हैं। तो डीएनए की न्यूनतम लंबाई होती है कौन? जीन, ठीक है, जो हमारे शरीर में किसी न किसी लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लक्षण मतलब जैसे कि रंग, ठीक है, रंग का मतलब जैसे त्वचा का रंग, हमारे बाल का रंग, हमारी आंखों का रंग, ठीक है ना, हमारी हाइट, ठीक है, हमारी जो हेल्थ है, हमारी जो बीमारियां हैं, वो सभी किससे आती हैं? वो सभी जीन से आती हैं। और ये किसकी सबसे छोटी इकाई होती है? डीएनए, ठीक है। डीएनए बेसिकली हमारे शरीर के अंदर एक धागे नुमा संरचना होती है, ठीक है ना, और इन धागे नुमा संरचनाओं पर ही जीन चिपके हुए होते हैं, ठीक है ना। और ये जीन ही है जो हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें हमारे माता पिता से मिलते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हम उनके वंशज कहलाते हैं, ठीक है। अगर माता पिता में कोई बीमारी है तो वो बीमारी इस जीन के माध्यम से बच्चों में ट्रांसफर होती है, ठीक है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि अंग्रेज लोग कितने गोरे होते हैं, ठीक है, तो उनके बच्चे भी कैसे होते हैं? गोरे होते हैं। अफ्रीकन्स का जो स्किन कलर है वो काफी डार्क होता है, ठीक है ना, तो उनके बच्चों का स्किन कलर भी काफी डार्क होता है। उनकी हाइट, उनका वजन, तो ये सभी किस पर डिपेंड करता है? जीन्स पर डिपेंड करता है। तो ऐसे सदस्य आपस में जीन का आदान प्रदान कर सकते हैं। तो प्रजाति के जो सदस्य होते हैं वो आपस में जीन का आदान प्रदान कर सकते हैं, मतलब माता पिता से वही जीन बच्चों में ट्रांसफर होते हैं। और इसी जीन की वजह से ये दिखने में लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे पालतू बिल्ली और शेर, ठीक है, ये दोनों बिल्ली प्रजाति के जीव हैं। और इसी प्रकार बिल्ली प्रजाति में अन्य जीव भी शामिल होते हैं और ये इनकी उप प्रजातियां हैं, ठीक है। जैसे पालतू बिल्ली है, ये बिल्ली प्रजाति की उप प्रजाति है। बाघ है तो बाघ इस प्रजाति की उप प्रजाति है, ठीक है ना। बब्बर शेर इसकी उप प्रजाति है। और ये सभी अपनी प्रजाति में ही प्रजनन करते हैं। मतलब जैसे बाघ है वो बाघिन के साथ प्रजनन करते हैं, ठीक है ना। शेर है वो शेरनी के साथ प्रजनन करते हैं, ठीक है, अपनी ही प्रजाति के जीव के साथ प्रजनन करते हैं और प्रजनन के द्वारा जीन का ट्रांसफर कर वंश वृद्धि करते हैं, ठीक है ना। मतलब जो ये प्रजाति है वो दूसरी प्रजाति में प्रजनन नहीं करती है, ठीक है। जैसे बिल्ली प्रजाति में जो बाघ है वो छिपकली के साथ प्रजनन नहीं करेगा, वो बाघिन के साथ ही प्रजनन करेगा, ठीक है ना। यहाँ तक कि वो पालतू बिल्ली के साथ भी प्रजनन नहीं करेगा, ठीक है। तो ये अपनी ही प्रजाति में, जो इनकी उप प्रजाति है बिल्ली प्रजाति के अंतर्गत, ये अपनी ही उप प्रजाति में प्रजनन करते हैं। ये किसी दूसरी प्रजाति के साथ प्रजनन नहीं करते, वंश वृद्धि नहीं करते। तो किसी भी प्रजाति के अंदर एक ही प्रकार के जीन वाले जीव शामिल होते हैं, ठीक है। जैसे चीते का जो जीन है वो तेंदुए से अलग है, ठीक है, या फिर वो बब्बर शेर से पूरी तरीके से अलग है। बब्बर शेर के गले पर काफी सारे बाल होते हैं ना, जबकि चीते पर क्या होता है? स्पॉट होते हैं, ठीक है। चीता चीता जो है सबसे तेज दौड़ने वाला जीव है, जबकि बब्बर शेर उतना तेज नहीं दौड़ पाता है, ठीक है। तो सबका जीन अलग है, जिसकी वजह से इनका आकार अलग हो जाता है, इनका रंग, इनका रूप पूरी तरीके से अलग हो जाता है। और वो किस पर निर्भर करता है? वो इनके जीन पर निर्भर करता है, जो कि इन्हें इनके माता पिता से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये जीन ही है जो कि प्रजाति का निर्धारण करते हैं। तो हमारी जो परिभाषा थी प्रजातियों के भीतर, ठीक है, तो इसका अर्थ होता है आनुवंशिक जैव विविधता, जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। मतलब जैसे बिल्ली प्रजाति के अंदर जो उप प्रजातियां हैं, जैसे
पालतू बिल्ली, बाघ, जगुआर, ठीक है ना। प्रजातियों के भीतर का मतलब हो गया कि बिल्ली प्रजाति के इन उप प्रजातियों की संख्या, ठीक है ना। तो इनकी संख्या जितनी ज्यादा होगी, मतलब पालतू बिल्ली की संख्या, बाघों की संख्या, जगुआर की संख्या, चीता की संख्या जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, तो आनुवंशिक जैव विविधता बढ़ जाएगी, ठीक है। मतलब मान के चलिए किसी एक क्षेत्र में पालतू बिल्ली के 10 जीव हैं, बाघों के 5 जीव हैं, जगुआर के 2 हैं और चीता के 2 जीव हैं, ठीक है। उसी प्रकार बी ग्रुप में या बी प्लेस में 50 पालतू बिल्लियां हैं, 25 बाघ हैं, 15 जगुआर हैं और 20 चीता हैं। तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि जो बी प्लेस है उनमें जैव विविधता ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर इंडिविजुअल जो प्रजाति है उनके जीवों की संख्या काफी अधिक है। तो प्रजातियों के भीतर का अर्थ हो गया आनुवंशिक जैव विविधता, ठीक है। प्रजातियों के बीच का अर्थ है प्रजातीय जैव विविधता, मतलब बिल्ली प्रजाति के जीवों की संख्या ज्यादा है या फिर सरीसृप प्रजाति के जीवों की संख्या ज्यादा है। और तीसरा है पारिस्थितिक तंत्र की विविधता, पारिस्थितिकीय जैव विविधता, मतलब जैसे रिवर इकोसिस्टम है, मतलब किसी स्थान पर मौजूद नदी और वहां के जलीय जीव जंतु, ठीक है, मछली हो गया, घास हो गया, मेंढक हो गया या अन्य जीव जंतु, ठीक है, रिवर इकोसिस्टम या फिर पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड पर भी जलीय पारिस्थितिक तंत्र मौजूद होगा, या फिर फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, या फिर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। अगर किसी प्लेस में, किसी स्थान में ये चारों इकोसिस्टम मौजूद हैं तो वहां पर पारिस्थितिकीय जैव विविधता ज्यादा होगी, ठीक है। मान के चलिए अगर ए प्लेस में चारों प्रकार के इकोसिस्टम मौजूद हैं और बी प्लेस में केवल मरुस्थलीय इलाका है, ठीक है, तो वहां पर जो डेजर्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, किसी प्लेस पे, और किसी प्लेस में 4 इकोसिस्टम मौजूद हैं, आप देखेंगे कि ए प्लेस में इकोसिस्टम की कितनी वैरायटी है, डाइवर्सिटी कितना है ए प्लेस, कि वहां पर 4 इकोसिस्टम मौजूद हैं, ठीक है। तो पारिस्थितिकी जैव विविधता का अर्थ होता है जहां पर ज्यादा संख्या में इकोसिस्टम मौजूद होते हैं। तो इन तीनों के बीच जीवों की विविधता ही जैव विविधता कहलाती है, ठीक है। आपको बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट है इसमें जैव विविधता का क्या महत्व है। तो जैव विविधता के कारण ही इस धरती पर जीवन मौजूद होता है। तो हमारी धरती पर जो जीवन है वो किसके कारण है, वो जैव विविधता के कारण है। कैसे जानते हैं कि जैव विविधता के कारण फूड चेन संतुलित बना रहता है। फूड चेन क्या होता है, फूड चेन बेसिकली कि जैसे घास को कौन खाता है, टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेंढक खाता है और टिड्डे को छिपकली भी खाती है, सांप छिपकली को खाता है और चूहे को भी खाता है। तो इस प्रकार सभी जीव किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे का भोजन बन जाते हैं, ठीक है। देखो जीवों की श्रृंखला में सबसे नीचे पायदान पर कौन होते हैं, घास होती है, ठीक है, जिन्हें कहते हैं प्राथमिक उत्पादक। घासों को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उत्पादक, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, ठीक है। इसके ऊपरी स्तर पर कौन से जीव होते हैं जो कि इन घासों पर निर्भर होते हैं, ठीक है, शाकाहारी जीव, जिन्हें हम कहते हैं शाकाहारी जीव। और इन शाकाहारी जीवों को कहा जाता है प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, जो कि घास फूस को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इन्हें कहते हैं। इसके ऊपरी पायदान पर जो जीव होते हैं वो इन शाकाहारी जीवों को खाते हैं। तो वो शाकाहारी जीवों को कौन से जीव खाते हैं, मांसाहारी जीव। और इन मांसाहारी जीवों को कहा जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, ठीक है। ये जीवों का एक क्रम है, एक हायरार्की है कि किस प्रकार इस एटमॉस्फेयर में जीव अरेंज होते हैं। तीसरे पायदान पर जो जीव होते हैं वो इन दोनों को खाते हैं, मतलब मांसाहारी को भी खाते हैं और शाकाहारी को भी खाते हैं। तो इस प्रकार के होते हैं सर्वाहारी जीव, ठीक है, और इन्हें कहते हैं तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। और सबसे ऊपरी पायदान पर जो जीव होते हैं उन्हें कहा जाता है अपघटक, ठीक है। मतलब जब ये सारे जीव डेड हो जाते हैं तो उनको सड़ा गला करके उनको विघटित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, कौन, ये अपघटक, ठीक है। तो जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, जीवाणु वगैरह होते हैं, वो ही अपघटक होते हैं। तो इस धरती पर जितने भी जीव हैं उनको इस प्रकार से हायरार्की में बांट दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार इनकी विविधता जितनी ज्यादा होगी हमारा इकोसिस्टम उतना स्ट्रांग होगा, जीवन की संभावना उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो फूड चेन क्या होता है, संतुलित होता है किससे, जैव विविधता से।
नेक्स्ट है इसमें वायुमंडलीय गैस स्थिर रहती है। कैसे रहती है? देखिए वायुमंडल में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मौजूद होते हैं, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, पीथलैंड इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है। ये इकोसिस्टम क्या करते हैं, कार्बन स्टोर का काम करते हैं। मतलब ये वायुमंडल से कार्बन को अवशोषित करते हैं, ठीक है। और आज की डेट में कार्बन का उत्सर्जन सबसे ज्यादा होता है। किससे होता है आप सभी जानते हैं, गाड़ियों के फ्यूल से जलने से कार्बन उत्सर्जन होता है। जितना भी ईंधन जलता है, ठीक है, जैसे कोयला वगैरह हो गया, जीवाश्म ईंधन, ठीक है, उनके जलने से क्या निकलता है, कार्बन उत्सर्जित होता है। तो इस प्रकार जो अत्यधिक मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन हो रहा है, तो उसका अवशोषण कौन कर रहा है, इस प्रकार का इकोसिस्टम, ठीक है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, पीटलैंड इकोसिस्टम। पीटलैंड इकोसिस्टम क्या होता है, पीटलैंड बेसिकली एक दलदली इलाके हैं, ठीक है। दलदली इलाकों की जो घास है वो मिट्टी के लगभग 30% कार्बन डाइऑक्साइड को अपने भीतर अवशोषित करती है। तो ये पीटलैंड इतनी मात्रा में कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं। तो आप देख लीजिए कि जो पीटलैंड है, जो पीट मिट्टी है, ठीक है, वो अपने भीतर लगभग 30% कार्बन को अवशोषित करने की क्षमता रखती है, जो कि फॉरेस्ट की तुलना में जस्ट डबल है, ठीक है। तो पीटलैंड इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वायुमंडल में जो कार्बन की मात्रा उत्सर्जित हो रही है अत्यधिक मात्रा में, इस प्रकार के इकोसिस्टम इस कार्बन को अपने अंदर अवशोषित करते हैं और वायुमंडल को स्थिर बनाते हैं, ठीक है। अगर ये इकोसिस्टम कमजोर पड़ गया, तो इकोसिस्टम कमजोर कब पड़ेगा, जब वहां पर जीवों की संख्या में अगर कमी आने लगेगी, तो वो इकोसिस्टम कमजोर पड़ने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि सीधा सा अर्थ है कि जैव विविधता में जैसे जैसे कमी होगी, इकोसिस्टम कमजोर पड़ेगा, और इकोसिस्टम कमजोर पड़ेगा तो वायुमंडल पर भी इसका असर पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें जलवायु को नियंत्रित करने में सहायक। देखो हमारी पृथ्वी पर अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मौजूद हैं, ठीक है। जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, रिवर इकोसिस्टम है, तालाब पॉन्ड इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, पोलर इकोसिस्टम है, वेटलैंड इकोसिस्टम है, माउंटेन इकोसिस्टम है। तो इस प्रकार इकोसिस्टम हमारी, तो इस प्रकार देखा जाए तो हमारी पूरी पृथ्वी अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है, ठीक है ना। तो तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर क्या मौजूद होता है, ठीक है। जैसे पोलर इकोसिस्टम को एग्जांपल्स के रूप में लेते हैं, तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर मौजूद होते हैं जीव, ठीक है। तो पोलर इकोसिस्टम में पोलर बियर होते हैं, पेंगुइन्स होते हैं, सील्स होते हैं, वेल्स होते हैं, स्क्विड्स होते हैं और विभिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं। जीवों के अलावा वहां पर होते हैं प्लांट्स, पेड़ पौधे, ठीक है, डकवीड, पॉन्डवीड, मोसेस, लाइचेन और भी बहुत सारे प्रकार के प्लांट्स वहां पर होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पर मौजूद होंगे। तो इकोसिस्टम में इन तीनों एलिमेंट्स का होना बहुत ही आवश्यक है। और इसके अंदर अगर हम इन जीवों को मारने लग गए, ठीक है, पोलर बियर की अगर हम हत्या करने लग गए, पेंगुइन्स को शिकार करने लग गए, सील्स का शिकार करने लगे, वेल्स का शिकार करने लग गए, तो ये इकोसिस्टम प्रभावित होने लगेगा, ठीक है। और पोलर इकोसिस्टम क्या करता है, वर्ल्ड वाइड कार्बन साइकिल को रेगुलेट करता है। ध्रुवीय प्रजातियां जो है कार्बन और पोषक तत्वों के वैश्विक चक्र को चलाने में मदद करती हैं। कैसे करती हैं थोड़ा समझते हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में परमाफ्रॉस्ट रीजन पाए जाते हैं। परमाफ्रॉस्ट क्या होते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में भी हमने जाना था कि सर्दियों में हमारे जमीन पर पाला पड़ जाता है, ठीक है ना। पाला क्या होता है, पूरी बर्फ की एक लेयर जम जाती है, ठीक है, जमीन की ऊपरी सतह पर। लेकिन जो परमाफ्रॉस्ट रीजन होते हैं उसमें पूरी जमीन काफी गहराई तक जम जाती है, पूरी जम जाती, फ्रीज हो जाती है। पूरी बर्फ, जो ये मिट्टी की लेयर है वो पूरी क्या होती है, बर्फ से जम जाती है, हार्ड हो जाती है। अगर आप इसको खोदना भी चाहो तो ये आसानी से खुदती नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार के रीजन को क्या कहा जाता है, परमाफ्रॉस्ट रीजन, ठीक है। लेकिन ये परमाफ्रॉस्ट क्या करते हैं, अत्यधिक मात्रा में कार्बन को अवशोषित करते हैं। देखिए कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, कार्बन को अवशोषित कर रही है। जो ये पूरी फ्रीज हो चुकी है, जम चुकी जमीन है, ये कार्बन को अवशोषित कर रही है, ठीक है। और अगर ये पिघल गई, इनके पिघलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैस निकलती है, और ये दोनों ही गैसें ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं, ठीक है। तो देखिए परमाफ्रॉस्ट रीजन कितनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर रहा है। तो पूरी पृथ्वी पर कार्बन साइकिल को सर्कुलेट करने में ये इकोसिस्टम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पोलर इकोसिस्टम कमजोर पड़ गया, किसकी वजह से, बायोडायवर्सिटी लॉस की वजह से, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, कार्बन एमिशन हो जाएगा। और कार्बन एमिशन क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज करेगा, ठीक है। अभी देखा ना आपने, जो परमाफ्रॉस्ट रीजन थे वो कितनी मात्रा में कार्बन को अवशोषित कर रहे थे, अत्यधिक मात्रा में कार्बन का अवशोषण कर रहे थे। तो अगर ये मेल्ट होने शुरू हो गए, तो मेल्ट होने से CO2 जो है वायुमंडल में रिलीज हो जाएगी,
और जो है ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन सामने आ जाएगी, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग से क्या हो जाएगा, क्लाइमेट चेंज जैसी घटनाएं सामने आ सकती हैं। तो देखा आपने कि जलवायु को नियंत्रित करने में जैव विविधता कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, हमारा इकोसिस्टम का मजबूत होना कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, जेनेटिक डाइवर्सिटी से इकोसिस्टम स्थिर रहता है। ये जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, देखो मान के चलो अगर किसी क्षेत्र में चावल की केवल एक ही प्रजाति बोई गई है, ठीक है, मतलब पूरे क्षेत्र में चावल की एक ही प्रजाति है, मान के चलो ये XYZ, ये तीनों ही XYZ प्रजाति हैं और पूरे क्षेत्र में इसी प्रजाति के चावल बोए गए हैं। अगर इन पे बीमारी लग गई तो पूरे इलाके की जो चावल की फसल है वो क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन वहीं पर अगर अलग अलग जीन, ठीक है, जैसे मतलब ये XYZ था, मान के चलो यहाँ पर ABC प्रजाति के चावल बोए गए हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पर MNO प्रजाति के चावल बोए गए हैं। अगर हम अलग अलग जीन के चावल बोएं तो अगर बीमारी लगेगी XYZ पर तो सिर्फ इसी प्रकार के चावल नष्ट होंगे, ये वाले चावल बच जाएंगे, ठीक है। तो बाकी चावलों से क्या हो सकता है, भरण पोषण किया जा सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी जो आनुवंशिक जैव विविधता है वो होनी चाहिए, क्योंकि उसी से इकोसिस्टम स्थिर बना रहता है। अगर अलग अलग प्रजाति के जीव मौजूद रहेंगे तो उससे जो हमारा इकोसिस्टम है बहुत ही स्ट्रांग रहेगा, बजाय इसके कि हमारे पास एक ही प्रजाति के जीव मगर मौजूद हैं तो हमारा इकोसिस्टम कमजोर हो सकता है, ठीक है। इसीलिए जेनेटिक डाइवर्सिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये था जैव विविधता का महत्व। लेकिन जैव विविधता का ह्रास भी हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जीवों के आवास में कमी आ रही है, ठीक है। मतलब उनके जो रहने के जो आवास हैं, प्राकृतिक आवास हैं, उनमें कमी आ रही है। इन कारणों से कमी आ रही है उन पर चर्चा करते हैं। सबसे पहला है डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब प्राकृतिक संसाधनों का सीधा सीधा विदोहन, ठीक है। एक रिपोर्ट बताती है कि डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन के कारण 1 मिलियन स्पेसीज मतलब 10 लाख प्रजातियों पर खतरा मंडरा रहा है, सीधा सीधा। मतलब जो हमने जंगल नष्ट कर दिए, चाहे वजह कुछ भी हो, चाहे उन जंगलों से हमने खेत बना दिए या उन जंगलों पर हमने सड़क बना दी, ठीक है। तो इन जंगलों के नष्ट करने से वहां पर मौजूद जो जीव हैं, ठीक है, वो वहां पर उनके आवास नष्ट हो गए हैं। हमने जितने खनन कार्य करते हैं, ठीक है, उस इलाके के पूरे इकोसिस्टम नष्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना से लगभग लगभग 10 लाख स्पेसीज जो है नष्ट होने के कगार पर हैं। किसके कारण, डायरेक्ट एक्सप्लॉइटेशन के कारण। दूसरा, चेंजेस इन लैंड यूज एंड सी यूज, मतलब भूमि उपयोग और समुद्र के उपयोग में परिवर्तन के कारण भी जीवों के आवास खत्म हो रहे हैं। जैसे 1990 के बाद से लगभग लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर के जो जंगल है वो गायब हो गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जंगल कितने जीवों के घर होते हैं, ठीक है। अब इनके नष्ट होने से तो मात्र 35 साल में लगभग 420 मिलियन हेक्टेयर के जंगल गायब हो गए। चाहे वजह कुछ भी हो, डिफोरेस्टेशन हो मतलब जंगलों को काटना हो, तो इसके कारण जो हमारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम है वो कितना प्रभावित हुआ होगा आप समझ सकते हैं। और ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम भी कार्बन स्टोर के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कार्बन के अवशोषक, कार्बन सिंक का काम करते हैं। इसी प्रकार समुद्री पर्यटन भी जो जिस प्रकार बढ़ा है और समुद्री यातायात जिस प्रकार से बढ़ा है, उसके कारण भी जलीय जीवों के आवास भी प्रभावित हुए हैं, ठीक है। तीसरा इसमें इन्वेसिव एलियन स्पेसीज अटैक। अब ये क्या होते हैं, एलियन स्पेसीज कौन होते हैं, मतलब ऐसे जीव जो वहां के मूल निवासी नहीं हैं, ठीक है, जो बाहर से वहां पर शिफ्ट हो गए हैं जबरदस्ती तरीके से, ठीक है। जैसे आपने आमतौर पर गाजर घास का नाम सुना होगा, ठीक है, ये भी एलियन स्पेसीज है। या लैंटाना जो घास है वो भी एलियन स्पेसीज है। यहाँ तक कि हिमालयन क्षेत्र में जो चीड़ है वो भी एलियन स्पेसीज है। हालांकि इसे अंग्रेजों के द्वारा जानबूझकर लगाया गया था, लेकिन ये बेसिकली यहाँ का पौधा नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार की जो प्रजातियां हैं वो आती कहाँ से है, बेसिकली शिप के द्वारा जब चीजों का ट्रांसपोर्ट किया जाता है तो उन सामानों के साथ इन प्रजातियों के कोई बीज वगैरह आ जाते हैं और वो बीज जब इस जमीन पर छूटते हैं और उगते हैं, ठीक है, तो वो फिर इस स्थान पर उगना शुरू करते हैं। लेकिन वो सिर्फ उगते ही नहीं है। प्रॉब्लम क्यों है, यहाँ पर अटैक शब्द यूज किया गया है। ये जो एलियन स्पेसीज हैं वो अटैक करती हैं। क्या अटैक करती हैं, ये एलियन स्पेसीज जितनी भी नेटिव स्पेसीज हैं, मतलब जो वहां के मूल प्रजातियां हैं,
उन प्रजातियों पर नेगेटिव अफेक्ट करती हैं, ठीक है, मतलब जो मूल प्रजातियां हैं उनको नुकसान करती हैं, ठीक है। और इस नेगेटिव इफेक्ट के कारण क्लाइमेट चेंज, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और पॉल्यूशन जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे दूं, जो गाजर घास है अगर वो एक बार किसी स्थान पर उगना शुरू हो जाए तो उसके आसपास जो लोकल ग्रास हैं वो वहां पर कुछ टाइम के बाद उगना बंद कर देती हैं, ठीक है। और गाजर घास पूरे इलाके में फैलने लग जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो लैंटाना है, लैंटाना के कारण भी यही हो रहा है। लैंटाना बहुत तेजी से बढ़ रही है और उसके कारण जो लोकल वहां पर घास है, लोकल पेड़ है, वो वहां पर कुछ टाइम के बाद उगना बंद कर देते हैं। तो ये अटैक करती है, जो ये एलियन स्पेसीज है ये लोकल स्पेसीज को अटैक करती है और उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देती है, ठीक है। और ये तो घास के काम भी नहीं आती, मतलब इनको जीव भी नहीं खाते हैं, ठीक है, मवेशी भी इनको खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्रदूषण। देखिए प्रदूषण के कारण जो हमारी इकोसिस्टम है, जैसे फ्रेश वाटर इकोसिस्टम है, वो बुरी तरीके से बर्बाद हो गया है, ठीक है। देखिए हम खेतों में जब से केमिकल्स फर्टिलाइजर्स का यूज करना हमने शुरू किया है, उसके कारण हमारा जो इकोसिस्टम है वो बुरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, ठीक है। जबकि फर्टिलाइजर्स तो हम जमीन में यूज कर रहे हैं, लेकिन इसके कारण हमारा जो फ्रेश वाटर वाटर जो इकोसिस्टम है, जो मरीन इकोसिस्टम है, ठीक है, उस पर बहुत ही गंदा असर पड़ता है। एक वीडियो में हमने जाना था कि किस प्रकार से अल्गी ब्लूम की घटना सामने आ जाती है, जो कि पूरी तरीके से उस वाटर इकोलॉजी को, उस इकोसिस्टम को नष्ट कर देती है, ठीक है। और ये घटना किसके कारण होती है? ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर यूज करने के कारण, जो हम और पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, उसके यूज करने के कारण बारिश के पानी के साथ जब वो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स आसपास के किसी पॉन्ड में जाकर, किसी रिवर में जाकर जाता है, ठीक है, तो वहां पर अल्गी ब्लूम की घटना को पैदा करता है। तो एक वीडियो में हमने जाना था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वो जाकर चेक कर सकते हैं। तो इस पोल्यूशन के कारण हमारा पूरा इकोसिस्टम कोलैप्स हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है, मतलब वो जीवित ही नहीं रहता है, ठीक है। इसी प्रकार से जो समुद्रों में जो प्लास्टिक पोल्यूशन है, उसके कारण लगभग 267 जीवों की जो प्रजातियां हैं वो प्रभावित हुई हैं, ठीक है। जिसमें से समुद्रों के जो टर्टल्स हैं, जो कछुए हैं, 86% कछुए उससे प्रभावित हुए, ठीक है। 44% जो सी बर्ड्स हैं वो प्रभावित हुई हैं, और 43% मरीन मैमल्स जो समुद्री स्तनधारी जीव हैं, ठीक है, जैसे व्हेल हो गई, ठीक है, इस प्रकार के जो स्तनधारी जीव हैं वो इससे प्रभावित हुए हैं, ठीक है। और इसके कारण एयर और सॉइल पोल्यूशन तो बड़ा ही है, ठीक है। तो इस प्रकार पोल्यूशन जो है बायोडायवर्सिटी को भी प्रभावित करता है। नेक्स्ट है इसमें जलवायु परिवर्तन, और जलवायु परिवर्तन की वजह से भी बायोडायवर्सिटी लॉस होती है, ठीक है। इस साइकिल को कैसे समझें? जैसे अभी हमने जाना था कि जो पोलर इकोसिस्टम है, ठीक है, वहां पर कैसी कंडीशंस होती हैं? परमाफ्रॉस्ट की स्थिति होती है, ठीक है। परमाफ्रॉस्ट अपने अंदर क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। अगर वो पिघल गए तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर लेते हैं, लेकिन वो पिघलेंगे कब? अगर क्लाइमेट चेंज की घटना आ गई, ग्लोबल वार्मिंग की कंडीशन सामने आ गई, तो परमाफ्रॉस्ट क्या हो जाएंगे? पिघलना शुरू हो जाएंगे। पिघलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे, फिर से क्या करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, ठीक है। और ये ग्लोबल वार्मिंग फिर क्लाइमेट चेंज को ट्रिगर करेगी, ठीक है। तो इस प्रकार एक साइकिल बना हुआ है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बायोडायवर्सिटी लॉस होती है, ठीक है। तो ये कुछ रीजंस थे जिसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉस होती है। आप जानते हैं कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे करें? देखिए इंटरनेशनल लेवल पर एक संस्था है IUCN, फुल फॉर्म इसकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, जो क्या काम करती है? जो काम करती है विश्व की विभिन्न प्रजातियों की संरक्षण स्थिति पर निगरानी का, ठीक है। ये देखती है कि कौन सी प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है या फिर किस प्रजाति पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। इसका काम निगरानी करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। 1948 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका नेटवर्क 160 से अधिक देशों में है, 1400 से अधिक इसके सदस्य हैं, ठीक है। सरकार और नागरिकों दोनों के द्वारा मिलकर बना हुआ एक विशिष्ट सदस्य संघ है, उसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। इसके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब पब्लिश की जाती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक, ठीक है। रेड डेटा बुक को क्या कहा जाता है? IUCN लाल सूची या IUCN रेड लिस्ट भी से कहते हैं, ठीक है। इस किताब में क्या किया जाता है? पौधों और जानवरों की उन प्रजातियों की सूची जारी की जाती है जिनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है, मतलब उन प्रजातियों की एक लिस्ट बनाई जाती है जिन पर खतरा मंडरा रहा है, ठीक है। और यह सूची हर साल अपडेट की जाती है। इस लिस्ट में प्रजातियों को 9 श्रेणियों में बांट दिया जाता है, ठीक है।
ये 9 श्रेणियां कौन कौन सी हैं देख लीजिए आप, कि किसी को विलुप्त में डाल दिया जाता है, किसी को घोर संकटग्रस्त में डाल दिया जाता है, किसी को संकट निकट में डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये लिस्ट हर साल अपडेट की जाती है। तो मान के चलो अगर चीता इस साल एंडेंजर्ड कंडीशंस में है और गवर्नमेंट ने उस पर काम कर दिया है, तो हो सकता है वो इस कैटेगरी से बाहर निकल जाए। ठीक है, वो संकटग्रस्त की कैटेगरी से बाहर निकल जाए, हो सकता है वो संकट मुक्त हो जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो जीव एक कैटेगरी में मौजूद है वो हमेशा उसी में रहेगा। ठीक है, गवर्नमेंट अगर उस पर एक्शन लेगी तो वो उससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो इन लिस्ट को बांटने का काम कौन करता है? IUCN। ठीक है, तो देखा जाए ओवरऑल पूरी दुनिया में जीवों के संरक्षण के लिए एक संस्था काम कर रही है और वो है IUCN। तो ये था आज का लेक्चर जिसमें आपने जाना जैव विविधता से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां। मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वर्क हार्ड बट जॉयफुली।